हेलो एवरीवन, आई एम के पटेरिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू लाइफ स्किल एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये है सेट 3 और सेट 3 का पहला क्वेश्चन है, विद इन विच टाइम पीरियड एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट बी लेट डाउन बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर देयर रीअसेंबल। देखिए, हमारे देश में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सेशन नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्डिनेंस पास किया गया है तो उसके लिए एक रूल होता है 6 मंथ प्लस 6 वीक। 6 मंथ का मतलब है ऑर्डिनेंस पास होने के बाद 6 महीने के पहले पहले इसे किसी ना किसी हाउस में टेबल करना होता है। या तो लोकसभा में ऑर्डिनेंस जाएगा या फिर राज्यसभा में ऑर्डिनेंस जाएगा, उस पर वोटिंग होगी और अगर वो पास हो जाता है तो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज ऑर्डिनेंस वैलिड नहीं माना जाता। 6 वीक का मतलब ये है कि संसद का सत्र शुरू होने के 6 वीक के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस को टेबल किया जाना होता है। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि ऑर्डिनेंस पास होने के कितने दिन बाद उसे सदन में रखना होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि संसद का सत्र बुलाने के कितने दिन के अंदर रखना होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 6 वीक्स। आप लोग 6 मंथ 6 वीक का कॉन्सेप्ट याद रखें। इसके अलावा अगर किसी राज्य में गवर्नर साहब द्वारा ऑर्डिनेंस पास किया जाता है तो वो होता है आर्टिकल 213 के तहत। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ पार्डन। देखिए, अगर किसी को मृत्यु दंड सुनाया गया है और वो मृत्यु दंड से बचना चाहता है तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय के पास अधिकार होता है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय के पास ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट राइट है, इन्हें कैबिनेट का परमिशन लेनी होती है, या फिर हम ये कहें कि कैबिनेट का अप्रूवल लिया जाता है। पहले राष्ट्रपति भवन से होम मिनिस्ट्री को लेटर भेजा जाता है, होम मिनिस्ट्री कैबिनेट से अप्रूवल लेने के बाद में दोबारा से प्रेसिडेंट साहब को भेजती है और तब ये मृत्यु दंड से क्षमा दे सकते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो पार्डन का पावर है ये है आर्टिकल 72 के तहत। आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हमारे कोर्ट्स में इतना टाइम लगने के बाद किसी क्रिमिनल को मृत्यु दंड दिया जाता है और फिर राष्ट्रपति महोदय को सज़ा से मुक्ति का अधिकार दिया है, तो क्या एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 हैज़ बीन इम्पोज्ड इन इंडिया इन द ईयर। देखिए, हमारा देश पाकिस्तान की तरह भिखमंगा देश तो है नहीं, हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। इसके अलावा आप जानते हैं देयर आर 2 मोर इम्पोर्टेंट आर्टिकल 352 जिसके अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है और आर्टिकल 356 जिसके अकॉर्डिंग स्टेट इमरजेंसी इम्पोज की जाती है, जिसको हम गवर्नर रूल भी कहते हैं। अगर स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो ये अक्सर लगती रहती है, लेकिन हमारे देश में वॉर के समय और एक बार 1975 में इंदिरा गांधी जी ने भी इमरजेंसी को लगाया था, नेशनल इमरजेंसी को। तो नेशनल इमरजेंसी भी देश में लग चुकी है। आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि हमारे प्यारे भारत में कब कब नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया। अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो हमारे देश में अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगाई गई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। देखिए, अभी अगर लोकसभा की बात करें तो 543 सीटों पर तो चुनाव होते हैं। इसके अलावा 2 सीट हैं एंग्लो इंडियंस के लिए जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। हालांकि अभी किसी को नॉमिनेट नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर यह नहीं पूछा गया कि कितनी सीटों पर अभी चुनाव होते हैं। यहां पर पूछा गया है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा अभी है 552।
552 में भी डिवीजन है। 530 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा स्टेट्स के द्वारा। इसके बाद 20 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा यूनियन टेरिटरीज से। जो बचे हुए 2 मेंबर हैं, ये 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जा सकते हैं। आप लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में जानते होंगे, कमेंट करके थोड़ा मेरा भी ज्ञान बढ़ाएं कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 108 में मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को बुला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा, ज्वाइंट सेशन का मतलब लोकसभा भी के कैंडिडेट भी आएंगे और राज्यसभा के कैंडिडेट भी आएंगे, तो इसको चेयर कौन करेगा? देखिए, इसको चेयर करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेजेंट नहीं है, मान लो उनकी तबीयत खराब हो गई, या फिर मान लो कि सडनली स्पीकर ऑफ लोकसभा की डेथ हो जाती है, तो ऐसे समय जो भी डिप्टी स्पीकर होंगे लोकसभा के, वो ज्वाइंट सेशन को चेयर करेंगे। और अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो चेयर कौन करते हैं? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं करते, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको याद रखना है कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का यहां पर चेयर करने का कोई रोल नहीं है। सबसे पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा, उनकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और उनकी एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि अभी करंट में हु इज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज कैन राज्यसभा डिले द मनी बिल। देखिए, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और अगर कोई बिल मनी बिल या फाइनेंस बिल डिसाइड हो गया तो इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करते। रही बात ये कि राज्यसभा कितने दिन तक डिले कर सकती है, तो 14 डेज तक राज्यसभा मनी बिल को डिले कर सकती है। 14 डेज के अंदर अंदर राज्यसभा को मनी बिल को लोकसभा को रिटर्न करना होता है, विद और विदाउट रिकमेंडेशंस। मतलब कि अगर राज्यसभा चाहे तो अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है, अगर राज्यसभा अपनी रिकमेंडेशंस ना देना चाहे तो बिना किसी रिकमेंडेशन के लोकसभा में विद इन 14 डेज वो भेज सकती है। यानी कि जो डिले पीरियड है वो है 14 डेज का। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग भी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा ज्वाइन द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC, इसका स्ट्रक्चर बड़ा दिलचस्प है। इसमें 15 मेंबर तो रखे जाते हैं लोकसभा से। 15 मेंबर के बाद 7 मेंबर मैक्सिमम, यानी कि लेस देन इक्वल टू 7 मेंबर लिए जा सकते हैं राज्यसभा से। तो हमारा राइट आंसर तो यहाँ पर 15 मेंबर हो गया। अब मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि भैया ये बताओ कि राज्यसभा से कितने मैक्सिमम मेंबर को ले सकते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं 7 मेंबर्स को। या आपसे ये पूछ लिया जाए कि टोटल कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, तो टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 15 + 7 यानी कि 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312 कैन बी क्रिएटेड बाय। अगर हमें ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करना है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ये क्रिएट कर सकता है लोकसभा राज्यसभा मिलके। क्या बना? पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का पार्ट लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है, प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं। और अगर लोकसभा है तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब भी प्रेजेंट होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, या तो लोकसभा से हों या फिर राज्यसभा से हों, तो प्राइम मिनिस्टर भी बाय डिफेक्टो पार्लियामेंट का हिस्सा हो जाते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें जुडिशियल सर्विसेज भी शामिल है, इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्रिएट कर सकता है। और जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसकी रिक्रूटमेंट करता है UPSC।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी क्या है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, पुलिस सर्विसेज हैं, रेवेन्यू सर्विसेज हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, इन सब की रिक्रूटमेंट करता है यूपीएससी। यूपीएससी किस आर्टिकल के तहत काम करता है, उसके मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे होता है, ये सब मेंशन किया गया है आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक। ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, तो आप लोग याद रखिए 315 से 323 तक। और एक किस पार्ट में रखा गया है, पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए, लोकसभा के पहले स्पीकर बनाया गया था माननीय श्री जी.भी. मावलंकर को। जी.भी. यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। ये मावलंकर साहब जो थे 1946 से 47 तक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट रहे, और जब संविधान सभा बनाई गई थी तो संविधान सभा में यानी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भी इन्होंने स्पीकर का पदभार संभाला। और संविधान सभा के बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया, इलेक्शन हुए, लोकसभा फंक्शनिंग हुई, तो लोकसभा के भी पहले स्पीकर का इन्होंने पदभार संभाला, कार्यभार संभाला जी.भी. मावलंकर जी ने। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन मैं हमेशा बोला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। डिटेल एनालिसिस, डिटेल अंडरस्टैंडिंग अगर आपके माइंड में एक बार बन गई तो आपको एग्जाम में सिलेक्शन करवाने से कोई नहीं रोक सकता। और जो सीरीज में बना रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक वीडियो में 100 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एक समय ऐसा आएगा कि पॉलिटिकल साइंस का कोई भी पेपर आपके सामने रख दिया जाए, आप उसके मोर देन 90% क्वेश्चंस को सही आंसर कर दोगे। और जो अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको ये पता होगा कि मुझे नहीं आता, तो आप नेगेटिव करने से बच जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज करेक्ट। देखिए, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको पता है क्या डिफरेंस होता है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, जो रियल हेड होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री होता है। एक बेसिक डिफरेंस है। ऑप्शंस को देखते हैं, फिर हम पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। इन बोथ द एग्जीक्यूटिव्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। देखिए, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए सिर्फ रेस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। इन बोथ द चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का। देखिए, दोनों में नॉमिनल नहीं होता। मैंने आपको बताया कि अगर कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव रियल नहीं होता, वो नॉमिनल होता है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन सी, इन बोथ कमांड ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इज नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूटिव टू रिमेन इन ऑफिस। देखिए, ऐसा भी नहीं है। लेजिस्लेचर ज़्यादा पावरफुल होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिस्टम अलग है। तो अगर एग्जीक्यूटिव को ऑफिस में रहना है तो प्रेसिडेंट के ऑफिस का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि लेजिस्लेचर का। ऑप्शन डी, जो कि हमारा राइट आंसर भी है, बोथ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नेचर देखें या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नेचर देखें तो हम पाएंगे कि दोनों रिप्रेजेंटेटिव है। अब रिप्रेजेंटेटिव कैसे है, देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म हो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, दोनों में इलेक्शन होते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल या हम ये कहें एक कंस्टिट्यूंसी में रहने वाले लोग कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं,
और वो इलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो देश की संसद में पहुंच के, जैसे हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उसको संसद बोला जाता है, यूएसए में जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोला जाता है, जापान में जो पार्लियामेंट है उसको डाइट बोला जाता है। आप कमेंट करके ये बताएं कि रसिया के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं और यूक्रेन के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं। और साथ में ये भी कमेंट करके बताएं कि हमारे पड़ोसी देश चाइना में क्या पार्लियामेंट है या फिर यहाँ पर पार्लियामेंट नहीं है। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बोथ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप खुशी से डिसलाइक करके आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।